हेलो। बैंकिंग परीक्षा की तैयारी के इस सेशन में आपका स्वागत है। यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में रोज़गार के इच्छुक हैं तो आप जानते होंगे कि आपको उसके लिए प्रवेश परीक्षा पास करना होता है। जहां अंग्रेज़ी भाषा का सवाल है, यह ज़रूरी है कि आप अंग्रेज़ी शब्दों से परिचित हों और वाक्यों में उनका सही प्रयोग भी जानें। तो आइए हम सरल एक्सरसाइजेस के माध्यम से अंग्रेज़ी की जानकारी को बढ़ाएं। तो पहला एक्सरसाइज हम देखते हैं। अब उसके पहले आपको उसके जो डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो दिए गए हैं। क्या कहा गया है? लुक एट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस को देखिए। One word has been placed within quotes, कि एक शब्द को, उस वाक्य में एक शब्द को जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर डाला है। हो सकता है एग्ज़ाम में उसको डार्क किया हो या अंडरलाइन किया हो, लेकिन उसको अलग से दिखाया गया है। उसके साथ में आपको क्या दिया गया है? 5 ऑप्शंस हैव बीन गिवन। 5 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B, C, D, E. If you feel the highlighted word is wrong, select the option which is correct. यदि आपको लगता है कि सेंटेंस में जो शब्द जो हाईलाइट किया गया है वो गलत है, तो आप ये ऑप्शंस को देखिए और उसमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। If you feel the word in the sentence is correct and doesn't require change, choose option E. ये ऑप्शन ई जो है वो हमेशा इसी वे से दिया जाता है। लास्ट ऑप्शन है जिसमें ये कहा गया है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, मतलब जो शब्द का प्रयोग हुआ है वाक्य में वो सही है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं। तो आप इंस्ट्रक्शन तो समझ गए ना कि आपको सेंटेंस देखना है, उसमें जो शब्द अलग से दिखाए गए हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, उसका अर्थ आपको समझना है, ये देखना है कि उस शब्द का प्रयोग किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, ग्रामेटिकली वो सही है कि नहीं, उसका जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, टेंस ग्रामर होता है ग्रामेटिकली, वो देखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है देखना है, और सही शब्द है यदि तो हम लेंगे नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। यदि वो शब्द में कोई गलती है तो आप A, B, C, D 4 ऑप्शंस में से आप जो भी आपको ठीक लगता है वो आपको लेना है। तो हम कैसे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है? इसके लिए हम ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ इस पर दिखाया गया है, द स्कूल बेल रैंग एंड इन एन इंस्टेंट चिल्ड्रन बिगैन टू लिम्प आउट ऑफ क्लासरूम्स। क्या हुआ? स्कूल बेल जो है वो जो बजता है, मान लीजिए स्कूल ख़त्म हो गया और बेल बजा, इन एन इंस्टेंट एकदम से क्या हो जाता है? चिल्ड्रन बिगैन टू लिम्प आउट ऑफ क्लासरूम्स। अब इसमें कौन सा वर्ड है जो कोट्स में दिखाया गया है? लिम्प। अब लिम्प के ऑप्शंस हैं जो आपको दिए गए हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि लिम्प का मीनिंग क्या है। अब लिम्प क्या होता है? जैसे लंगड़ाना, जैसे मान लो पैर में कोई तकलीफ़ हो, तो चलने में कोई परेशानी हो, तो हम चलते समय सीधा नहीं चल पाते हैं, तो थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं, तो वो हो गया लिम्प। तो आप ये सोच के देखिए कि जब स्कूल बेल बजता है, बच्चे बाहर निकलते हैं, तो क्या वो लंगड़ाते हुए निकलते हैं क्या? तो नहीं है ना। तो ये लिम्प जो शब्द है इसका मतलब वो गलत प्रयोग हुआ है। तो जब आपको मालूम है कि वो गलत प्रयोग है तो एकदम से हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि लास्ट ऑप्शन जो है ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, वो जो है वो हमको नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज हमने क्यों काट दिया उसको? बिकॉज ये वो शब्द यदि सही होता तो फिर हमको उसको बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब वो गलत है तो हमें बदलना पड़ता है। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, कि बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्यों डिलीट कर रहे हैं? बिकॉज 5 ऑप्शन में से हमने अभी एक को हटा दिया तो 4 ही बचे ना, तो आसान हो जाता है। जैसे जैसे हम एक एक काट देते हैं तो हमारा चॉइस जो है कम होता जाता है, तो बहुत आसानी हो जाती है सही शब्द के चुनाव में। तो ई तो हमने काट दिया, अब A, B, C, D बचा है, तो ए देखिए, ए क्या है? क्रॉल।
तो लिम्ब के स्थान पर क्या हम क्रॉल लगा सकते हैं? क्रॉल का मतलब क्या होता है? जैसे रेंगते हुए जाना, जैसे ये छोटे कीड़े मकोड़े जाते हैं तो उस प्रकार से क्रॉल। तो क्या बच्चे स्कूल से ऐसे निकलते हैं क्या? वो भी गलत है। तो हमने क्या सोचा कि चलो ए गलत है तो उसको भी काट दिया। बी ऑप्शन क्या है? क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब चढ़ना। अब चढ़ना मतलब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, चाहे वो टेबल के ऊपर चढ़ रहे हों या कहीं भी। अब बच्चे स्कूल में बाहर निकलते हैं क्लासरूम से तो चढ़ के थोड़ी आते हैं, तो वो दरवाजे से सही रूप से निकलते हैं ना, तो क्लाइंब तो गलत हो गया, तो क्लाइंब हमने काट दिया। अब बच्चे देखो केवल 2, तो आसानी हो जाती है। तो हम ये क्यों ऐसे कर रहे हैं प्रैक्टिस में? आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको देखते ही समझ आ गया, अरे ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन अभी हमको सीखना है कि हम ये 5 में से हम कैसे कैसे बोलते कि नहीं ए गलत है, ए ठीक नहीं है, बी ठीक नहीं है, और हमको ये निष्कर्ष पे पहुंचना है कि कौन सा वाला सही है। तो अब आ गए हम सी पर। सीम क्या है? सी क्या है? स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब है बहना, कि जैसे पानी बहता है, प्रवाह होता है उसका, तो ये शब्द का प्रयोग ऐसा है। तो कभी भाषा में हम खूबसूरती के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि बच्चे एकदम से निकलते हैं क्लास में, एक के बाद एक ही क्लासरूम से बच्चे निकलते हैं, तो एक प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। स्ट्रीम, कैसे निकलते हैं बच्चे? एक प्रवाह के रूप में, एक स्ट्रीम के रूप में। तो ये तो वर्ड सही हो सकता है। डी आप देखो, ड्रिप। ड्रिप का मतलब क्या? टपकना, जैसे पानी टपकता है। अब बच्चे बाहर निकलते हैं तो टपकना तो नहीं कह सकते, तो डी तो आपका गलत है। तो क्या बचा? जैसे हमने कहा स्ट्रीम जो है वो अच्छा शब्द है, वो सही शब्द है इन 5 में से, ऑप्शंस में से। तो हम क्या कहते हैं कि अब ये सी हमारा ऑप्शन ठीक है। उसको लगा के देखिए। The school bell rang and in an instant children began to stream out of classrooms. तो हमने आंसर में क्या किया? आंसर हमने चूज़ किया सी ऑप्शन, और उसका मतलब क्या है? हमने स्ट्रीम शब्द को चूज़ किया है। एक और वाक्य देखते हैं हम। We are amused that he has recovered from his illness. अब इसमें कौन सा वर्ड है जो दिखाया गया है, दर्शाया गया अलग से? amused, उसको कोट्स में डाला है। अब उसके हमको देखना है कि ये वर्ड सही है कि नहीं। तो पहले वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करिए। वी आर अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब क्या होता है? जब हम कोई ऐसी घटना देखते हैं जब हम जिसमें हमको हंसी आती है, तो वो होता है अम्यूजमेंट। अब कोई यहाँ क्या हुआ है कि ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, कि कोई है, कोई दोस्त होगा, कोई भी होगा जो बीमार था, अब वो ठीक हो गया है। तो जब कोई ठीक हो गया है तो हमें हंसी थोड़ी आती है, खुशी हो सकती है लेकिन हंसी नहीं आती। तो ये वर्ड अम्यूज्ड जो है वो हमको पढ़ने से ही पता लग जाता है वो गलत प्रयोग हुआ है। तो गलत प्रयोग है, इसका मतलब हमने ई ऑप्शन हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमको बदलना है उसको। हाँ, तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं आता है, हमको वो रिप्लेस तो करना पड़ेगा। अब ऑप्शंस देखिए। ए अपसेट। अब अम्यूज के बदले हम अपसेट लगाएं तो अपसेट का मतलब क्या है कि मान लो कोई बीमारी से उठा और हमको जो बहुत ख़राब लगा। अपसेट का मतलब होता है ख़राब लगना, तो ये तो गलत मीनिंग हो गया। तो अपसेट तो सही नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या होता है? जब कोई बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा है ना, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है, तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड। ये तो क्या है, कोई बीमारी था तो बीमार था, परेशान थे, वो ठीक हो गया, तो इतना एक्साइटमेंट की तो कोई बात हुई नहीं है। तो आप पर सोच के देखो तो एक्साइटेड तो सही नहीं है। सी क्या है? एंग्री। एंग्री का मतलब गुस्सा आया। अब ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। जब कोई रिकवर फ्रॉम इलनेस में हमें एंग्री हम क्यों होते हैं? तो एंग्री तो गलत है। तो डी ऑप्शन क्या है? रिलीव्ड। रिलीव का मतलब क्या है कि हमें लगा कि चलो ठीक हो गया वो, तो एक प्रकार से हमको बहुत रिलीफ होता है ये। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। वी आर रिलीव्ड दैट ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। तो अब हम क्या कहेंगे इसका आंसर? आंसर हमने चूज़ किया है ऑप्शन डी, मतलब है रिलीव्ड। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट शी कुड स्कैर्सली सिट अप इन बेड। स्कैर्सली वो शब्द है जो दिखाया गया है। अब अर्थ क्या है इस सेंटेंस का?
शी वॉज सो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब थके हुए, इतनी थकी हुई थी, क्यों, बीमार होगी जो भी होगी, बहुत ही थकी हुई है, इतनी थकी हुई कि शी कुड स्कैर्सली सिट अप इन बेड, कि वो बड़े मुश्किल से वो अपने बेड में उठ के बैठ सकती थी। तो ये उसका अर्थ है। अब स्कैर्सली जो है वो, अब हमको ऑप्शंस देखने हैं। स्कैर्सली का मतलब हमने आपको बताया बड़ी मुसीबत से, बहुत मुश्किल से। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए हैप्पीली। अब जो इतना थका हुआ है तो हैप्पीली कैसे बैठ सकता है बेड पे, तो हैप्पीली तो गलत है, तो हम उसको काट देते हैं। बी ऑप्शन है ऑफन, ऑफन मतलब बार बार, कि वो थकी हुई है तो बार बार क्यों उठ के बैठेगी, तो ऑफन गलत है। ऑलवेज क्या है, ऑलवेज भी ऑफन के समान है, कि हमेशा, इतनी थकी है तो हमेशा उठ के बैठ रही है, उठ के क्यों बैठेगी, तो थकी है तो लेटेगी है ना, तो ऑलवेज भी गलत है। एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्म बड़ा एनर्जी के साथ में, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में, तो हम पहले बोल ही चुके हैं कि शी वाज सो एग्जॉस्टेड, तो आपको वो पूरा वाक्य का अर्थ देखना है कि जब इतनी थकी है तो एंथुसियाज्म का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो वो भी गलत है। तो मतलब क्या है इसका, कि जो शब्द का प्रयोग किया गया है स्कैर्सली, वो सही है। शी वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट शी कुड स्कैर्सली सिट अप, बड़ी मुश्किल से वो उठ के बैठ सकती थी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन हमने चूज़ किया ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। अब 3 सेंटेंसेस तो हमने ऐसे देख लिए। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जहाँ वाक्य में 2 शब्दों को जो है वो दिखाया गया है अलग से। अब इस सेंटेंस पढ़ के देखिए, थोड़ा और लंबा है, थोड़े और समझने की ज़रूरत है इसमें। The bus was driven so expert that the passengers could hardly sense the movement over stones and puddles. तो इसका मतलब क्या हुआ, The bus was driven, जो बस का जो चालक है, ड्राइवर है, वो बस चला रहा था कैसे, so expert। अब एक्सपर्ट का मीनिंग तो हम समझ गए, लेकिन उसका प्रयोग सही नहीं है, so expert तो नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये समझ गए कि उसको गाड़ी चलाना आता है, बहुत अच्छे से चला रहा था। क्यों हमें मालूम है, द पैसेंजर्स कुड हार्डली सेंस द मूवमेंट ओवर स्टोन्स एंड puddles, कि रास्ते में जो होता है, रोड पर, सड़क पर पत्थर होते हैं, कभी गड्ढे होते हैं, लेकिन इतने अच्छे से वो ड्राइवर चला रहा था कि हमें पता ही नहीं चला कि वो पत्थरों पर जा रहा है, पडल्स के ऊपर से जा रहा है। तो ये वाक्य का मीनिंग है। अब हमको एक्सपर्ट और सेंस, उसके लिए हमको देखना है कि वो वर्ड सही है कि गलत। जैसे हमने आपको बताया, द बस वॉज ड्रिवन सो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट गलत है, उसका प्रयोग एक्सपर्टली होना चाहिए, तो वो गलत है। एक्सपर्ट वर्ड सही है कि वो कुशल है, लेकिन उसका फॉर्म जो है उसका वो गलत है, एक्सपर्टली होना चाहिए। तो बिकॉज वो गलत है और हमको रिप्लेसमेंट करना है, तो वो एक नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन हम घटा सकते हैं। और रिप्लेसमेंट तो चाहिए, हमें उसको बदलना है। अब कैसे बदलेंगे, ऑप्शन ए पहला शब्द देखिए, रैशली। रैशली का मतलब क्या, बिना देखे, बिल्कुल जल्दी जल्दी से ना, जो कोई हो ना बहुत ही रैश होके, बहुत ही हरी में, बहुत ही हेस्टली चलाता है, तो वो जो होता है उसको कहते हैं रैशली। अब एक्सपर्ट तो ऐसा नहीं चलाएगा, तो रैशली तो बहुत ही गलत तरीके से चलाना हुआ, तो वो वर्ड जो है गलत है। अब ये आप समझ लो कि जब 2 वर्ड्स दिए गए हैं, दोनों शब्द सही होने चाहिए। एक शब्द गलत है तो वो ऑप्शन आप उसको काट सकते हो, आप सोच सकते हो कि नहीं ये नहीं है, तो यहाँ रैशली गलत होने के कारण हमको नो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन ए को डिलीट कर सकते हो। अब बी का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट शब्द है वेल। वेल का मतलब क्या, अच्छे से। द बस वॉज ड्रिवन सो वेल, सो वेल का मतलब बहुत अच्छे से चलाया, तो वेल तो ठीक है। सी क्या है, बैडली, बुरी तरीके से चलाए। अब वो तो गलत है, बिकॉज हमने बता दिया पहले कि वो एक्सपर्ट है, तो बैडली तो गलत है, तो सी ऑप्शन हम काट सकते हैं। तो हम केवल बचे केवल 2, बी और डी। डी क्या है, स्किलफुली। स्किलफुली का मतलब कुशलतापूर्वक, तो एक्सपर्टली के समान ही है स्किलफुली। तो ये जो है समानार्थक शब्द हैं, सिनोनिम्स कहते हैं इसको, एक ही अर्थ के जो शब्द होते हैं।
अब तो ये पहला वाक्य तो शब्द तो हमको मिल गया। अब दूसरा शब्द देखिए, द पैसेंजर्स कुड हार्डली सेंस। सेंस का मतलब उन्हें पता ही नहीं चला। तो उसके सेकेंड शब्द क्या है, बी में देखना है हमको, इमेजिन। इमेजिन तो क्या होता है, कल्पना होती है ना, कि हम केवल सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन ये तो अनुभव कर रहे हैं हम। जब गाड़ी में जाते हैं तो हमें अच्छा लगा कि नहीं, वो तो हम अनुभव कर रहे हैं। तो इमेजिन शब्द गलत है, इसलिए बी ऑप्शन आप काट सकते हो। डी में क्या है दूसरा वर्ड, फील। फील का मतलब अनुभव करना, तो फील सही है। सेंस के बदले हम फील लगा सकते। तो अभी हमारा क्या बचा, अभी हमारा ऑप्शन डी बचा, उसको लगा के देखिए। द बस वॉज ड्रिवन सो स्किलफुली दैट द पैसेंजर्स कुड हार्डली फील द मूवमेंट ओवर स्टोन्स एंड पडल्स। तो ये हमने सॉल्व कर दिया सेकेंड वाला, और इसमें आंसर क्या मिला हमारा, ऑप्शन डी, स्किलफुली फील। तो दो शब्द हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज टाइमली हेल्प एंड डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिम हैंडसमली। दो शब्द कौन से हैं, ग्रेटफुल, हैंडसमली। अर्थ क्या हुआ सेंटेंस का, शी वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज टाइमली हेल्प। किसी ने उस लड़की की, जिसकी भी है, मदद की, बिल्कुल टाइम पर, कोई आवश्यकता थी तो उस टाइम पर जो है मदद की है, तो उसके लिए वो क्या है, बहुत ग्रेटफुल है। और बिकॉज वो बहुत खुश है उससे, उसको बहुत ये लगा, कृतज्ञता लगी, तो क्या डिसाइड किया उसने, टू रिवॉर्ड हिम हैंडसमली। अब हैंडसम तो गुड लुकिंग होता है, हैंडसमली का मतलब क्या होता है, जेनरसली, खुले हाथ, कि हाँ बहुत खुश हो गए तो आपने अच्छा सा कोई रिवॉर्ड दे दिया, हैंडसमली। तो अब हमको देखना है कि ये वर्ड्स के ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन ए देखिए, पहला शब्द ग्रेटफुल के लिए हम देख रहे हैं सॉरी। अब ग्रेटफुल और सॉरी एक ही अर्थ के हैं क्या, नहीं। ग्रेटफुल तो हम खुशी से, हमको कोई कुछ करता है हमारे लिए तब ग्रैटिट्यूड होता है। ये सॉरी जो है गलत शब्द है, तो ऑप्शन ए आप डिलीट कर सकते हो। ऑप्शन बी क्या है, थैंकफुल। ग्रेटफुल थैंकफुल समानार्थक हैं, तो वो ठीक है। सी क्या है, एंग्री। एंग्री जो है वो गुस्सा क्यों आएगा, जब कोई आपकी मदद करता है तो गुस्सा तो आता नहीं है, तो एंग्री गलत है, सी गलत है। डी में क्या लिखा है, अप्रिशिएट, कि आप अप्रिशिएट करते हो कि हाँ किसी ने आपकी मदद की, तो वो तो ठीक हो सकता है। अब हमारे पास बचे बी, डी और ई। सेकेंड शब्द देखिए, हैंडसमली। हैंडसमली हमने बताया आपको कि वो बहुत जेनरस होके खुले हाथ कोई रिवॉर्ड देती है वो लड़की। तो इसमें क्या है, बी का सेकंड वर्ड क्या, इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त। पर्याप्त जो है वो अलग होता है, और खुले हाथ कुछ देना अलग होता है, तो इनफ गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा कट गया। डी में सेकंड वर्ड क्या है, सफिशेंट। सफिशेंट का मीनिंग भी इनफ है, वो भी बस जितना देना है उतना दिया, ज़्यादा नहीं दिया, तो वो भी हैंडसमली का जो है उसका अर्थ नहीं बनता, तो डी भी हमारा ऑप्शन कट गया। तो बचा क्या, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर। अब हमको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो शब्द दिए गए हैं वो दोनों सही हैं। पढ़ के देखिए अगेन, शी वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज टाइमली हेल्प एंड डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिम हैंडसमली। तो बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, हमें कोई भी चीज़ के बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। अब एक और सेंटेंस करते हैं दो शब्दों वाले। If he had taken one more step forward, he would have fallen into the ditch. कि एक और कदम यदि आगे बढ़ाया होता तो क्या होता, डिच मतलब कोई गड्ढा है, खाई है, उसमें वो गिर जाता। ये उसका सेंटेंस का अर्थ है। अब देखिए कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो कोट्स में दिए गए हैं वो सही है कि नहीं, पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि नहीं ये कुछ अजीब सा लग रहा है। If he had taken one more step forward, वो तो ठीक लग रहा है। He would have fall into the ditch। अब fall जो है वो गलत लग रहा है, गिरना तो ठीक है, लेकिन वो हमारा, हम जब वो टेंस देखते हैं, वो वर्ड का फॉर्म देखते हैं, उसका स्वरूप देखते हैं, तो वो उसमें कोई गलती है, तो हमको ठीक करना है उसको, इसलिए हमने ऑप्शन ई हटा दिया कि हमें बदलाव तो करनी पड़ेगी। पहला ऑप्शन देखिए ए, तो पहला हम पहला शब्द का देखते हैं, वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। मोर, मोर का मीनिंग क्या दिया है यहाँ ए में, एडिशनल।
एडिशनल का मतलब वन मोर, तो वो तो ठीक है। बी में पहला शब्द क्या है? लेस, तो जहाँ मोर बोल रहे हैं ये तो लेस बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो बी ऑप्शन हमने काट दिया। सी का पहला शब्द है इंक्रीजिंग, इंक्रीज तो ठीक होता है लेकिन इंक्रीजिंग, इफ यू हैव टेकन वन मोर इंक्रीजिंग स्टेप फॉरवर्ड, अब इंक्रीजिंग करके तो वहाँ फिट नहीं होता, तो सी गलत है। डी का पहला वर्ड है एक्स्ट्रा, इफ यू हैव टेकन वन एक्स्ट्रा स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, एडिशनल, एक्स्ट्रा, अर्थ तो समान अर्थक है, बट हमें पक्का करना है ए और डी में से कौन सा है, तो हम जाते हैं सेकेंड वर्ड पर, फॉल, ही वुड हैव फॉल इनटू द डिच। अब फॉल के बदले ए में क्या दिया है? फॉलन, ही वुड हैव फॉलन इनटू द डिच। डी में क्या दिया है? फॉलिंग, ही वुड हैव फॉलिंग इनटू द डिच। अब फॉलिंग तो गलत है, तो डी काट दिया हमने, तो बचा क्या? ए। If he had taken one additional step forward, he would have fallen into the ditch. तो अब हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, एडिशनल, फॉलन। अब इतना आप समझ गए होंगे कि जब सेंटेंस में पहले हमने एक शब्द के बारे में देखा, अभी दो शब्दों के बारे में देखा, अब तीसरा जो आपकी परीक्षा में आएगा वो हो सकता है जहाँ तीन शब्द दिए गए हों, हाईलाइट किए गए हों, और आपको तीन शब्द आपको बदलने पड़ते हैं। तो ये थोड़े और लंबे वाक्य हैं, थोड़ा और समझना है। देखिए, द गोल ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी इज़ नॉट ओनली ईजी टू अचीव, particularly for less developed countries, but also unrealistic in the present age of globalization. अब ये तो बड़ा वाक्य है, समझना है। पहले शुरू करते हैं, द गोल, गोल को हाईलाइट किया है। गोल का मतलब क्या है कि आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हो तो आपका लक्ष्य क्या है? गोल का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब हम क्यों एग्ज़ाम लिखते हैं? हम पास होना चाहते हैं, हम नौकरी चाहते हैं, तो गोल हो गया लक्ष्य। अब इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी देश हैं, वहाँ क्या होता है कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सो द गोल ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी is not only easy to achieve, अब नेक्स्ट वर्ड easy है, is not only easy to achieve, सरल कैसे हो सकता है इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी? तो यहाँ जो वर्ड जो प्रयोग किया है वो गलत प्रयोग हुआ है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। easy करके वर्ड तो ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग जो कॉन्टेक्स्ट में हुआ है वो गलत दिखता है। पर्टिकुलरली फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, किन देशों के लिए मुश्किल है एक्चुअली? ये ऐसे देश जो विकसित नहीं है, अल्प विकसित देश। आगे, बट ऑल्सो अनरियलिस्टिक इन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज का जो युग है वहाँ देशों के बीच में इतनी निर्भरता है, उस समय पर आत्मनिर्भरता की बात करना ये जो है अनरियलिस्टिक, वास्तविक नहीं है। बस किसी ना किसी चीज़ पर तो के लिए तो हमको निर्भर करना ही पड़ता है। तो ये वाक्य का पहले मीनिंग आपको समझना है। अब हमको देखना है वर्ड्स का प्रयोग कैसे हुआ है। हमने जैसे आपको बताया, इज़ नॉट ओनली ईजी टू अचीव गलत लगता है, जहाँ आपको लगा कि कोई शब्द गलत है तो ऑटोमेटिकली आप ई ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। अब बचे 4, हम क्यों डिलीट करते हैं? बिकॉज ये 5 देखना मुश्किल होता है, तो हम जैसे जैसे हमको पता लगता है ये नहीं है तो हम उसको काट सकते हैं। काटना मतलब मन में हम सोच सकते हैं उसके बारे में। अब पहला देखिए, गोल, गोल जो है लक्ष्य, उसके हम समानार्थक शब्द ढूंढ रहे हैं। ए में पहला शब्द है एज, एज तो आयु हुआ या इरा, जैसे कोई अवस्था हो सकती है, लेकिन ये तो गोल की बात हो रही है, लक्ष्य की बात हो रही है, एज सही नहीं है, तो एज जो है हम ए ऑप्शन काट सकते हैं। विजन, विजन जो है जो दूरी से हमको जो दिखता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए, ये एक काल्पनिक स्थिति है विजन, तो वो हम काट सकते हैं। सी क्या है? ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, तो ऑब्जेक्टिव तो लक्ष्य ही हुआ, तो वो तो ठीक है। डी का पहला शब्द है एम, द एम ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, वो भी ठीक है। तो अभी हमारे पास बचे 2, सी और डी। आगे देखते हैं, इज नॉट ओनली ईजी टू अचीव, नॉट ओनली ईजी टू अचीव हमने बता दिया था आपको, वो वर्ड का प्रयोग ही गलत है, बिकॉज ये ईजी नहीं है, सरल नहीं है, ये तो मुश्किल है।
तो हमको मुश्किल वाला वर्ड चाहिए यहाँ। तो सी में आप देखोगे डिफ़िकल्ट, सो इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू अचीव, कठिन है। डी में सेकेंड वर्ड क्या है? टफ, टफ भी कठिन ही बताता है, तो दोनों शब्द सही हैं। तो सी का सेकेंड वर्ड, डी का सेकेंड वर्ड दोनों सही हैं। अब तीसरे वर्ड को देखते हैं, बट ऑल्सो अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक के लिए क्या लिखा है सी में? थर्ड, इम्प्रैक्टिकल, व्यवहारिक नहीं है, कि बहुत मुश्किल है ये करना, ये अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है। तो वो दोनों वर्ड्स जो हैं समान अर्थक हो जाते हैं। डी में है अनअटेनेबल, कि हम उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते, तो वो तो नहीं कहा है इस सेंटेंस में, हम तो इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो अनअटेनेबल तो नहीं कहा है, तो इसलिए डी गलत है। तो बचा क्या? सी ऑप्शन बचा, ऑब्जेक्टिव, डिफिकल्ट, इम्प्रैक्टिकल। लगा के देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट difficult, not only difficult to achieve, particularly for less developed countries, but also impractical in the present age of globalization. तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव, डिफिकल्ट, इम्प्रैक्टिकल। एक और वाक्य लेते हैं, टैक्सेशन कैन नॉट ओनली हेल्प to reduce economic disparities in the country, but also raise money for developmental projects. इसमें सेंटेंस क्या है ये? कि जब कर लगाया जाता है, कर की व्यवस्था होती है, सरकार लगाती है कर, तो उससे क्या होता है? इट कैन नॉट ओनली हेल्प टू रेड्यूस, रेड्यूस शब्द है कि कम कर सकते हैं। क्या कम कर सकते हैं? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो असमानताएं हैं। डिस्पैरिटीज का मतलब असमानताएं इन द कंट्री, बट ऑल्सो रेज मनी, कि जो है धन जो है वो बढ़ा सकते हैं, काय के लिए? फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, विकास के कार्य के लिए जो है धन हम अर्जित कर सकते हैं। अब इसमें हमको ऑप्शंस देखने हैं। पहला देखिए, रेड्यूस। रेड्यूस के समानार्थक शब्द हमको ढूंढने हैं। पहले ए ऑप्शन में पहला शब्द है वाइडन। एक तो हम बोल रहे हैं कम करना, यहाँ लिखा है वाइडन मतलब विस्तार करना, तो ए तो गलत है। बी क्या है? डिमिनिशिंग। अब डिमिनिश ठीक हो सकता है, लेकिन डिमिनिशिंग दिया है, तो टैक्सेशन कैन नॉट ओनली हेल्प टू डिमिनिशिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, तो डिमिनिशिंग शब्द जो है जिस वे से दिया गया है वो गलत है। लोअर, सी का है लोअर, लोअर का मतलब कम करना, तो रिड्यूस, लोअर ठीक है। डी में क्या दिया है? लेसन। लेसन का भी भी कम करना है, और ई का ऑप्शन तो भी बचा हुआ है। सेकेंड शब्द देखिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज हमने बताया आपको असमानताएं, तो सी में सेकेंड क्या है? लेवल्स, इकोनॉमिक लेवल्स इन द कंट्री। असमानता और लेवल का मतलब होता है स्तर, दोनों में अंतर है, दोनों एक अर्थ उनका एक ही नहीं है। लेवल का मतलब होता है स्तर, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, तो सी का लेवल गलत है, तो सी हम काट देते हैं। डी में क्या दिया है? इम्बैलेंस, असंतुलन, तो डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस, ये सब ठीक चलता है। लास्ट शब्द देखिए, बट ऑल्सो रेज मनी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। रेज का मतलब धन जो है वो बढ़ाना। हम टैक्स लगाते हैं तो सरकार जो है वो अर्जित करती है, उसको मिलता है काय के लिए? धन मिलता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो डी का लास्ट शब्द क्या है? अफोर्ड लिखा है। अफोर्ड का मीनिंग रेस नहीं होता, वो तो ये है कि आपके पास पैसे हैं क्या वो काम करने के लिए, हम वो नहीं देख रहे हैं, हम पर्याप्त है कि नहीं, आपके पास में क्षमता है कि नहीं करने के लिए। हम ये बोल रहे हैं हमको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, बढ़ाना है, तो टैक्स लगा रहे हैं। तो ये अफोर्ड जो शब्द है उसका प्रयोग ठीक नहीं होगा। तो बचा क्या अभी? ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर, मतलब ये जो शब्द वो वाक्य में है वो उनका प्रयोग सही तरीके से किया गया है। सो टैक्सेशन कैन नॉट ओनली हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन द कंट्री, बट ऑल्सो रेज मनी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर हुआ ऑप्शन ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर। अब एक और वाक्य देखते हैं,
While the need to conserve non-renewable energy is widely acknowledged, the use of renewable energy in the world is limited due to lacking of resources and technology. बड़ा सा वाक्य है, while the need to conserve, कंजर्व का मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, बचा के रखना। किसको? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी जो है कुछ ऐसे हैं जिसको हम बढ़ा सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जितना है उतना है, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, तो नॉन रिन्यूएबल। तो इसको, इस प्रकार के एनर्जी को बचाए रखना है। तो दिस इज़ वाइडली एक्नॉलेज, ये तो सब लोगों को मालूम है। द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड इज़ लिमिटेड। रिन्यूएबल एनर्जी जो है जिसको हम बढ़ा सकते हैं वो कम है। क्यों है? ड्यू टू लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ जैसे पढ़ोगे आपको पता लग जाना चाहिए कि ड्यू टू लैकिंग, वो जो शब्द का प्रयोग हुआ है लैकिंग, वो ठीक नहीं है। तो यदि आपको समझ में आया तो आप ई ऑप्शन सीधे काट सकते हो बिकॉज आपको वो बदलना ही पड़ेगा। अब पहले से हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है कंजर्व। कंजर्व के समानार्थक शब्द देखिए, पहला ऑप्शन ए, पहला शब्द है इंक्रीज। कंजर्व का मतलब क्या है? जो है उसको बचा के रखना। और ये कहा, इसमें क्या कहा गया है? इंक्रीज, बढ़ाना। तो वो तो गलत मीनिंग है, तो वो चला गया। बी में पहला शब्द है सेव, बचाना, तो वो तो ठीक है। सी का पहला शब्द है प्रिजर्व, वो भी ठीक है, वो भी कंजर्व, प्रिजर्व, ये सब एक ही अर्थ के हैं। और डी का पहला शब्द है एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब बढ़ाना, हम कह चुके हैं एनलार्ज गलत है, तो वो हमने काट दिया। तो बचे केवल दो ऑप्शंस, बी और सी। सेकेंड शब्द देखिए, while the need to conserve non-renewable energy is widely acknowledged। अब उसके लिए हमको सेकेंड शब्द क्या है? बी में दिया गया है एक्सेप्टेड, कि सब लोग मानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कंजर्व करना है, तो बात सही है। सी में सेकेंड वर्ड क्या है? रिकग्नाइज्ड, तो वो भी ठीक है, वो भी उसी का अर्थ वही होता है। तो दोनों शब्द जो हैं ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीसरे शब्द की ओर जाना पड़ेगा, ड्यू टू लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब लैकिंग गलत था, तो उसके लिए बी में क्या दिया है? तीसरा शब्द लिमिटेड। अब लिमिटेड आप देखोगे कि वो सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया है, द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड इज लिमिटेड ड्यू टू, और फिर से लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं कह सकते हो, तो वो तो गलत हो जाता है। सी का तीसरा शब्द क्या है? शॉर्टेज, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, तो वो सही है। तो बी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो अभी हमारे पास क्या बचा? सी बचा, प्रिजर्व, रिकग्नाइज्ड एंड शॉर्टेज। लगा के देखिए, while the need to preserve non-renewable energy is widely recognized, the use of renewable energy in the world is limited due to shortage of resources and technology। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, preserve, recognize, shortage। तो ये हम आशा करते हैं आपको समझ में आया। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे आपको वो सरल लगेगा। ये पहला था। अब जैसे जैसे हमने आपको ये समझाया, बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको बताए हमने, कुछ दो जो वाक्य में थे, कुछ हमने ऑप्शंस में से निकाले। तो यहाँ उसमें से मेन जो शब्द हैं, कीवर्ड्स, 20 शब्द जो हैं वो हमने यहाँ दिखाए हैं उसको, उसके साथ उनके अर्थ भी बताए हैं। तो आप ये सीख सकते हो। जितना ज़्यादा आप इस प्रकार के वर्ड सीखोगे, वोकैबुलरी बढ़ाओगे, आपको आसानी होगी एग्ज़ाम देने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर प्रेप एंड प्रैक्टिस सेशंस एंड सब्सक्राइब टू टीच यार।